तो आइए हम बात करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, बोलो। टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स कह लो या कह लो टू कमोडिटीज, डबल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, देखो इस चैप्टर के अंदर आपने अभी तक क्या सीखा है? एक कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू द प्राइस पेड। और हमने इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया था कि आप कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि आप सेटिस्फैक्शन को भी प्राइस की टर्म्स में मेजर नहीं कर लिए। और इसी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया था, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, MUM। याद है? ये ध्यान रखना, ये काम आएगा जब तक कार्डिनल अप्रोच पढ़ोगे। MUM का जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार काम आएगा आपके। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक कंज्यूमर अगर टू गुड्स को यूज करता है, चलो हम एज्यूम करते हैं कि वो दो गुड्स कौन से, एक X है और एक Y मान लेते हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगा? पहले हम लिखेंगे इस केस की स्टेटमेंट क्या है, क्या बोला, फिर हम लिखेंगे कि क्या कंडीशंस हैं, और कंडीशन स्टेटमेंट से ही निकलेंगे। पहले देखो, तो आप भी लिखिए इसको। अ कंज्यूमर इज इन equilibrium in case of two goods कब होगा, बोलो, when the ratio of MU of two goods, कौन कौन से गुड्स मान रहे हैं, एक X मान रहे हैं और एक Y मान लेते हैं। When the ratios of MU of two goods and their respective prices are, क्या बोला, equal and consumption increases, MU falls। ये स्टेटमेंट है। नोट कर लिया? और इसमें एक अजम्पशन के ऊपर ध्यान देना। क्या बोला? एक अजम्पशन के ऊपर ध्यान देना। और वो क्या है अजम्पशन? कंज्यूमर की इनकम मस्ट बी फुल्ली स्पेंट। इनकम फुल्ली स्पेंट मतलब जो कंज्यूमर है वो X और Y पे खर्चा ऐसा करे कि उसकी पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाए, खर्च हो जाए। अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो वो X और Y के ऊपर खर्चा ऐसे करे कि उसके पूरे के पूरे 100 रुपए खर्च हो जाए। मतलब उसकी इनकम मस्ट बी इक्वल टू हिज एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? नोट करो, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है। अब हम लिखेंगे क्या, कंडीशन क्या है। अगर एग्जाम में आ गया कि हाउ डज अ कंज्यूमर अटेन्स द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स, तो आप कौन कौन सी कंडीशंस का जिक्र करेंगे ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही हो। ध्यान से देखिए, इसमें दोनों कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन क्या हुई, कंडीशन नंबर 1 क्या हुई, MUX अपॉन में PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन में PY शुड बी इक्वल टू MUM। पहली कंडीशन है। कौन सी? पहली कंडीशन। और कंडीशन नंबर 2 भी आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। जरा देखिए एक बार, क्या लिखा है, कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपका MU फॉल करना चाहिए। तो क्या बना, बोलो, क्या लिखूंगा, MU falls as consumption increases। बोलो भाई, these two conditions।
और जिस पॉइंट पे ये दो कंडीशंस आपकी पूरी हो रही होंगी और कंज्यूमर की इनकम पूरी की पूरी स्पेंड हो रही होगी, खर्च हो रही होगी, उसी को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दे देंगे। कब? व्हेन ही कंज्यूम्स टू गुड्स। रब करूं? क्या ये दोनों कंडीशंस याद रहेंगी? बोलो, पहली क्या है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई मस्ट बी इक्वल टू एम यू एम, ये होना चाहिए। और सेकंड क्या है? एग्जैक्टली इसके बाद जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एम यू फॉल करना चाहिए, आपका सेटिस्फैक्शन गिरना चाहिए। उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम का नाम दे देंगे। रब कर सकते हैं? मिटा रहा हूं। चलिए अब हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? वी विल मेक अ टेबल। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं टू गुड्स की, तो अब हमारा जो टेबल है वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। यहां पर क्या आएगा? यूनिट्स। क्या आएगा? यूनिट्स कंज्यूम्ड। बोलो क्या आएगा? एम यू एक्स किस में होगा? यूटिल्स। किस में होगा? यूटिल्स में होगा। फिर क्या आएगा? एम यू वाई, क्योंकि अब गुड्स दो हैं, ये भी किस में होगा? सर ये भी किस में लिखा जाएगा? यूटिल्स में लिखा जाएगा। अगला कॉलम बताओ क्या बनना चाहिए? प्राइस से कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि एम यू यूटिल्स से रिमूव करके मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब दो बार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? एम यू एम किसका? एक्स वाले गुड का। अब ये रुपीस की फॉर्म में है यहां पे। सेकंड क्या बनेगा? अगेन एम यू एम बनेगा, लेकिन इस बार वाई के लिए बनेगा। बात समझ आ रही है जी? हाँ, अभी मैं लिखूंगा ना, लिखूंगा। ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज के ऊपर ध्यान देना, इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर हम प्राइस लेकर चलेंगे, एक्स का भी और वाई का भी। चलो मान लेते हैं अगर एक एक्स लेते हो, एक एक्स तुमको पड़ेगा 5 रुपीज पर यूनिट। कितना बोला? एक एक्स लोगे मार्केट से तो उसके लिए जेब से 5 रुपए निकालने पड़ेंगे। और वहीं वाई की बात करता हूं तो 10 रुपीज पर यूनिट। वाई लोगे 10 रुपए देने पड़ेंगे। अब चाहे तुम एक बार लो, 2 बार लो, 3 बार लो, 4 बार लो, एवरी टाइम यू हैव टू पे ₹10 फॉर वाई एंड ₹5 फॉर एक्स। बात समझ में आ रही है? चलो कंज्यूमर की मनी इनकम इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं? चलो लेट अस अज्यूम कंज्यूमर की क्या इनकम है? 40 है। अब देखो यहां पर गौर करने वाली बात है, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट उसी को बोलोगे जिस पे कंज्यूमर की इनकम पूरी की पूरी खर्च हो रही होगी और वो कंडीशंस भी पूरी हो रही होंगी। तो चलो मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 एंड पहले वाले जो हमारी थी, जो हमने मतलब जो ली थी क्लास, उसमें शायद मैंने इस वाले कॉलम में 1 से लेके 6 तक लिखा था। चेक करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो अब जैसे जैसे हम इसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एम यू एक्स फॉल करेगा, सेटिस्फैक्शन फॉल करेगा। तो क्या मानूं? चलो पहले मैंने 50 मान लिया और टू मेक द कैलकुलेशन इजी मैंने 5 का गैप ले लिया। 45 40 35 30 एंड 25। बात समझ आई? और इसको चलो 80 मान लिया, चलो 70 60 50 40 एंड 30। बात समझ आ रही है? अब मैं पूछूंगा आपसे, अब हमको ये 2 कॉलम भरने हैं। कौन सा वाला? एम यू एम ऑफ एक्स एंड एम यू एम ऑफ वाई भरना है हमें। बताओ कैसे भरते हैं? सर एम यू एम निकालने के लिए क्या होता है? एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स। क्या तुम्हारे पास एम यू एक्स है? हाँ सर है। क्या पी एक्स भी है? एक्स का प्राइस भी तो है हमारे पास। तो 50 अपॉन 5 करो, पहला क्या आ गया? 10 रुपीज आ गया। बात समझ आ रही है? अच्छा 45 अपॉन 5 करो, 9 8 7 6 एंड 5। बात समझ आई?
अच्छा, किसकी बारी? एम यू वाई अपॉन पी वाई। एम यू वाई है तुम्हारे पास, एम यू, और इसका क्या आपके पास प्राइस भी है, 10 रुपए का है, तो 80 अपॉन 10 करो, 8 7 6 5 4 और 3। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार ध्यान से देखो, कोई पूछने वाली बात है तो पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ सकते हैं? चलो, कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? कंडीशन कुछ याद है? देखो 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 क्या थी? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई शुड बी इक्वल टू एम यू एम। बात समझ में आ रही है? अब हमारे लिए काम के कॉलम कौन से हैं? सिर्फ ये दो हैं, ओनली दीज टू कॉलम हमारे लिए क्या है? काम के हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं में ये बातें लिखी हुई हैं। भाई एम यू एक्स अपॉन पी एस का मतलब क्या था? एम यू एम ऑफ एक्स, और ये क्या है? एम यू एम ऑफ वाई। इन दोनों को तो आपस में कंपेयर करेंगे हम, तो हमें ये आपस में कंपेयर करने हैं। अब आपको ये देख के बताना है, मुझे देख के बताना है इन दोनों कॉलम के अंदर कि ये कहां कहां पे इक्वल हो रहे हैं। ये 10, ये 8 नॉट इक्वल, 9 7 नॉट इक्वल, 8 7। ऐसे कंपेयर नहीं करने का, हम कैसे कंपेयर करने वाले हैं जरा देखो। पहला क्या लिखा है इसमें? 10। इसमें 10 कहां है? कहीं नहीं है, छोड़ दो। 9 इसमें कहां है? 9 नहीं, कितना है? दिख गया? हाँ, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8। बात समझ आई? 7 7 6 6 5 एंड 5, मतलब ये जो कहां से, ये जो 8 से लेके 5 तक है, ये हमारे काम की है, क्योंकि ये चारों यहां पर भी है। लेकिन अब मेन बात क्या है? इक्विलिब्रियम कोई इनमें से एक ही पॉइंट होगा, और वो चेक करने के लिए हमारे पास क्या था? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, जो कि ये है भी, शुड बी इक्वल टू एम यू एम। कंजम्पशन फॉल्स, सॉरी, कंजम्पशन जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फॉल करेगा, और कंज्यूमर की इनकम पूरी की पूरी स्पेंड होनी चाहिए। अब चेक करें। अच्छा ठीक है, बताओगे कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 40 है। चेक करें, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये बड़ी काम की चीज है। अच्छा, जब तुम्हारा एम यू एम एक्स का कितना है? कितना लिखा है? 3 यूनिट्स। अब मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ये रही कंज्यूमर की इनकम, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के खर्चे के बराबर होनी चाहिए, मतलब मस्ट बी इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। एक्सपेंडिचर को हम कैसे निकालते हैं? ये तो है हमारे पास 40। खर्चा कैसे निकालोगे? प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ, ये कंज्यूमर का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, जो किसके बराबर बैठना चाहिए? कंज्यूमर की इनकम के बराबर। चेक करें, आओ चेक करें इसको। इसे रब कर दूं? चलो एक काम करता हूं, मैं साइड में ही कर देता हूं। ये आपको साफ दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ध्यान सुनना। कंज्यूमर की क्या इनकम है? 40 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कितना है? 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है? कितनी क्वांटिटी मिल रही है एक्स की? इसमें 3 यूनिट्स, क्या बीच में? प्लस प्राइस ऑफ वाई लिखा हुआ है, कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाय ये 8, 1 मिल रही है किसकी? वाई की। देखते हैं पूरा सॉल्व करने के बाद क्या 40 आ रहा है? ये आया 15 और ये आया 10। कितना आएगा? 40 इज इक्वल टू 25, जो कि आपस में इक्वल। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया है कि ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बात समझ में आई? लो, इसको मैंने रब कर दिया यहां से। अब हम कौन सा करेंगे चेक? बोलो। 7 और 7। अच्छा, आओ देखते। 40 क्या थी? कंज्यूमर की मनी इनकम। क्या है? प्राइस ऑफ एक्स कितना है? 5 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 7 पे कितना है? 4 प्लस कितना है प्राइस वाई का? 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 पे कितना मिल रहा है? 2 यूनिट्स। हाँ है ना? 40 इज इक्वल टू 20 प्लस मतलब अगर मैं 7 और 7 की बात करता हूं, 7 पे x का कितना कंज्यूम करेगा? 4 यूनिट्स, और y का करेगा 2 यूनिट्स, तब जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यही वो पॉइंट है जिस पे कंज्यूमर की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है, पूरा खर्चा हो रहा है।
बात समझ में आ रही है? कहने को हमारे पास पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, देखो ना 4 पॉइंट है हमारे पास, लेकिन हम सबको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मान सकते। हम उसी को मानेंगे जिस पे वो कंडीशन तो पूरी हो साथ में कंज्यूमर की मनी इनकम भी उसके खर्चे के एग्जैक्टली बराबर बैठे। बात समझ में आ रही है? बाकी चेक करोगे तो उसमें खर्चा कंज्यूमर की इनकम के बराबर नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमने इस पॉइंट को ले लिया एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई डाउट है तो पूछो। कंफर्म हो? पूछना है कुछ तो मैं पूछ लूं? श्योर हो ना? एक बार देख लो फिर से। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये वाला, ये चेक करो। और ये जो अगली वाली अप्रोच है जिसका नाम क्या होने वाला है? ऑर्डिनल अप्रोच, जिसका एक और नाम क्या था? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच। उसमें भी हम इसका यूज करेंगे और उसमें इसका नाम क्या होगा? बजट लाइन। क्या होगा? बजट लाइन, राइट। बात समझ आई? तो इसको मिटा सकते हैं। नोट मत करिए, अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा अपने आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वैसे भी तो वीडियो है ही, बनी रही है, तो आप देख सकते हो। इसे कर दूं? ठीक। अब बताओ क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट अप्रोच का नाम बताओ। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोला? हाँ, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल किसने दी थी? प्रोफेसर HICKX, प्रोफेसर हिक्स ने दी थी। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने तो भैया सीधा सीधा उठा के मार्शल को बोल दिया पागल है, मेंटल है। मतलब एक गिलास पानी पी के मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, वो ये कहता है कि मैं उसको नंबर में मेजर कर सकता हूं। ये पॉसिबल है? तेरी बुद्धि खराब है। मतलब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। उसका ये मानना था सेटिस्फैक्शन मतलब एंड यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नंबर्स, लेकिन इनका ये मानना था कि सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बट इट कैन बी रैंक्ड। क्या बोला? आप उसको रैंक कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। मैंने एप्पल खाया, ऑरेंज खाया, मैं इसको रैंक कर सकता हूं कि मेरे को ज्यादा अच्छा क्या लगा, बट मैं इनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन नंबर के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता। ऐसा किसने बोला? प्रोफेसर हिक्स ने बोला। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? देखा जाए तो ये भी गलत थे। आप किसी चीज को रैंक कैसे कर सकते हो यार? जरूरी है कि अगर एप्पल मुझे पसंद है तो आपको भी होगा पसंद? ऐसा नहीं हो सकता ना यार। तभी मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि पूरा चैप्टर काल्पनिक है। कैसा है? इमेजिनरी है, इसका रियल वर्ड से कोई वास्ता, कोई लिंक ही नहीं है इसका। बात समझ में आई? आइए लिखेंगे इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू क्या बोला? दिस अप्रोच satisfaction cannot be measured in terms of numbers. क्या बोला? in terms of numbers but it can be, क्या बोला था मैंने अभी? it can be ranked. आप इसको रैंक दे सकते हो। पहले पे एप्पल, दूसरे पे पॉमीग्रेनेट, गुआवा, अनार नहीं होता, पॉमीग्रेनेट। फ्रूट्स के नाम है यार, ऐसे क्यों करते हो? है ना? उसने बोला रैंक कर सकते हो, जैसे फर्स्ट, जैसे सेकंड एंड सो ऑन। मैं तो इनकी भी सोच से सहमत नहीं हूं। कैसे यार? हर इंसान का प्रेफरेंस हर चीज के लिए अलग अलग होता है। मुझे केला पसंद है, क्या आपको भी होगा? ऐसा नहीं है। लोग तो आम खाते हैं, मैंगो नहीं, मैंगो बड़ा पसंद होता है, लेकिन एक फैक्ट सुनो, मुझे मैंगो नहीं पसंद। तो मैं फिर मैंगो को पहली रैंक कैसे दे सकता हूं जब मुझे लाइक ही नहीं करता मैं उसे?
बात समझ में आई? अच्छा, इस अप्रोच का एक और नाम मैंने क्या कहा था? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच। अब एक नया टर्म जो आपके बीच में आया वो क्या आया? इंडिफरेंस कर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी अप्रोच की जान है। कौन सा वर्ड? इंडिफरेंस कर्व। अच्छा ये बताओ, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनी? आईसी। आईसी बनी, इंडिफरेंस आईसी अप्रोच कहते हैं इसको। आईसी अप्रोच कुछ लिखा बुक में ऐसा? आइए इसके बारे में लिखेंगे पहले। इस तरफ कर दूं? हाँ आईसी होगा, आईसी अप्रोच होगा। ओके, आई लिखिए मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लिखिए, इंडिफरेंस कर्व कैन बी डिफाइंड, indifference curve can be defined as a graphical presentation, as a graphical presentation, दिखाई पड़ रहा है? presentation of all those possible combinations, क्या बोला? combinations of two goods which give exactly the same level of satisfaction, same level of satisfaction। अब इस अप्रोच के अंदर मैं एक नोट भी लिखूंगा जो आपके लिए बहुत काम का बनने वाला है, और वो ये है, याद करो कार्डिनल जो थी आपकी अप्रोच, उसके अंदर दो केस थे, इन केस ऑफ अ सिंगल गुड, इन केस ऑफ टू गुड्स। लेकिन ये वाली अप्रोच सिंगल गुड की बात ही नहीं करेगा। क्या बोलेगा? कंज्यूमर तब रैंक कर पाएगा जब मिनिमम दो गुड्स तो कंज्यूम करेगा। और ध्यान दिया आपने? जरा ध्यान से पढ़ो। लिखिए, इसमें लिखा क्या है भाई? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन कभी अकेले गुड्स का नहीं बन सकता, मिनिमम। तो क्या सीखा आपने? इस अप्रोच में हम कम से कम टू गुड्स की बात तो करेंगे ही करेंगे, जबकि हम कार्डिनल के अंदर सिंगल गुड के बारे में भी हम बात कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर कम से कम दो गुड्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। बात समझ में आती है? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ये ऑन भी है, ऑफ है, चल रहा है? क्या लिखा है? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब यह हुआ कि आईसी की अप्रोच पढ़ने के लिए हमें उसे ग्राफ के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम समझ पाएंगे कि असल में ये क्या है। डाउट? श्योर? बुक दिखा सकते हो? चलो, देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। एक टेबल है इसमें, इस तरफ कर दूं? हाँ बनाओ। 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम्स। पहले कॉलम में क्या आएगा बोलो? कॉम्बिनेशंस। अच्छा, अब ये पहला, सर ये क्यों लिखा? अरे अभी तो बताया कि मिनिमम हम 2 गुड्स की बात करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। अच्छा, एक को हम x मान लें, दूसरे को हम क्या माने? देखो आपकी बुक में क्या दिया है वो छोड़ो, बट मेन बात क्या है कि हमें कम से कम 2 गुड्स लेने हैं। हमने x और y लिया है, बुक में क्या लिखा है? एप्पल और क्या लिखा है? बनाना। छोड़ो उसको, है ना? कम से कम 2 गुड्स की बात तो हमें करनी पड़ेगी इसमें। बात समझ में आ रही है? चलो, कितना है? PQRST। ओके, PQRST। ये क्या है? ये क्या है? कॉम्बिनेशंस है। अभी हम बात करेंगे मतलब क्या है इसका असल में। 1 2 3 4 एंड 5, 15, फिर क्या है? 10 6 10 6 3 और 1। हो गया? अब इसको देख के बनाओ अच्छा सा ग्राफ।
ग्राफ ड्रॉ करना आता है? बना के दिखाओ जरा कैसे बनेगा। ये लो जी, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा ग्राफ का ओरिजिन। यहां पे क्या दिखाऊं बोलो ना, गुड एक्स। वहां क्या दिखाऊं? गुड वाई दिखा दिया। कितना ये? दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। नंबर लिख दो। अच्छा, y जो गुड है उसमें अगर आप देखो तो मिनिमम नंबर कौन सा है? 1। मैक्सिमम कितना है? 15। और अगर हम देखें तो ये 15 10 6 3, इनमें से कम 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 की टेबल में आते हैं। तो हम 3 का गैप ले लेंगे, और गैप लेंगे अप टू 15 तक, मतलब 3 5 मतलब 5 पॉइंट बनेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। कितना हुआ? 3 6 9 12 एंड 15। हो गया? बनाए? प्लॉट करने की बारी आ गई है। ध्यान से देखो, जब मेरा गुड x था कितना? 1, तब मेरा गुड y कितना था? 15। 1 पे 15 मतलब पहला पॉइंट शायद यहां पर आएगा, और इसको नाम क्या दूंगा मैं? पॉइंट P। पॉइंट P का मतलब है यहां पे कॉम्बिनेशन P। अच्छा, जब मैं x के 2 पर आया तो मेरा y क्या हो गया था? 10। तो 2 पे 10 मतलब 9 से एक पॉइंट ऊपर, यही तो लूंगा। और इसके ऊपर क्या लिखूंगा? कॉम्बिनेशन Q लिखा। अच्छा, जब मेरा x का वैल्यू कितना आ गया? यूनिट्स 3 आ गया, तो मैं y पे कितने पे आ गया? 6 पर आ गया, मतलब लगभग यहां बनेगा शायद। नाम क्या दूंगा? R, कॉम्बिनेशन R। S पे कितना? 4 पे 3, 4 पे 3 मतलब लगभग इस जगह पे दिख गया S। और लास्ट है, जब मैं x के 5 पर पहुंचा तो मेरा y कम होते होते कितना पर आ गया? 1 पर आ गया। चलो मैंने यहां लगा दिया और इसको नाम दिया कॉम्बिनेशन T। अब अगर मैं इसको फ्री हैंड से जोड़ दूं इन पॉइंट्स को आपस में, तो मुझे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाई पड़ रहा है, और इसके आगे मैं लिखूंगा IC। IC मींस इंडिफरेंस कर्व। दिस इज योर व्हाट? इंडिफरेंस कर्व। और हर पॉइंट पे क्या है? देयर इज अ कॉम्बिनेशन। बोलो, पॉइंट P क्या शो करता है? बोलो, पॉइंट P क्या शो करता है? देखो देखो देखो, पॉइंट P क्या शो करता है भैया? x का 1 मिलेगा, y का 15 मिलेगा, मतलब 1 और कॉमा 15। 1 क्या है? x है। 15 क्या है? y है। अब एक बात बताओ, Q हमें क्या शो करता है? सर, x का 2 ले जाओ, 2 ऑफ x एंड 10 ऑफ y ले जाओ। अच्छा, R क्या शो करता है? हम बोलो, 3 ऑफ x 6 ऑफ y। S क्या शो कर रहा है? 4 ऑफ x 3 of y, and the last one is 5 of x, 5 of x and 1 of y। ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। बात समझ में आ रही है? भाई देखो, ये कर्व बिल्कुल साफ सी बात कहता है। उसका नाम देखो, इस कर्व का नाम देखो, इंडिफरेंस कर्व। जरा ये बताओ मुझे, इंडिफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंट, एक क्या होता है? डिफरेंट। उसका एग्जैक्टली उल्टा क्या बना? इंडिफरेंट। डिफरेंट मींस, डिफरेंस मींस जिनमें फर्क किया जा सके, और ये क्या है? इंडिफरेंट, जिसमें फर्क किया ना जा सके। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर क्या है? कंफ्यूज्ड है, फर्क उसके लिए करना मुश्किल पड़ रहा है कि उसे इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे उसको सैटिस्फैक्शन एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। मेरी बात समझो, अगर वो, देखो ध्यान सुनना, अगर वो x का 1 यूनिट कंज्यूम करता है और y का 15 कंज्यूम करता है, और अगर वो x के 2 पे आता है और y के 10 पे आता है, तो ये जो दो कॉम्बिनेशंस है ना, इनको कंज्यूमर को एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। अब वो कंफ्यूज है कि मैं P को लूं या Q को लूं, R को, S को या T को, क्योंकि सब में सेटिस्फैक्शन का लेवल बिल्कुल सेम है। तभी नाम क्या पड़ा?
इनडिफरेंस कर्व, ऐसा कर्व जो कंज्यूमर को कंफ्यूज कर रहा है। कंज्यूमर इनडिफरेंट है कि मैं इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूं, बिकॉज ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन इज गिविंग द एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बात समझ में आ रही है? सवाल है मेरा आपसे, ये कर्व, इनडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप है। क्या? क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्या सीखा है आपने? कोई भी कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्या ऐसा हो रहा है? जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्यों हो रहा है? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है भाई? उसको देने के लिए x की प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए y का सेटिस्फैक्शन है? नहीं, डिड यू से प्रोडक्शन? यहां पे हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर कंज्यूम करता है। पीपीसी के कॉन्सेप्ट से अपने आप को बाहर निकाल के ले आओ। अब आप फर्म नहीं हो, अब आप कंज्यूमर हो। कौन हो? कंज्यूमर हो। अब आप कंज्यूमर के माइंड सेट से सोचो। सवाल क्या है मेरा? बताओ। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो क्यों हो रहा है वो हम जान चुके हैं, क्योंकि x और y के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर x को हम इंक्रीज करना चाहेंगे तो y ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन एक के इंक्रीज करने से दूसरा कम क्यों हो रहा है? सर जब हम x को एक कंज्यूम कर रहे थे तो हम y 15 मिल रहा था, लेकिन जब हम x 2 कर रहे तो लेकिन हमारा y जो 10 हो गया। हाँ, तो क्यों हो गया? सवाल तो वही है, क्यों हो गया? देखो कोशिश तो कर रहे हो आप आंसर देने की, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? देखो ध्यान देना, कंज्यूमर की इनकम कैसी है? फिक्स्ड है। नहीं, अगर एक को वो पाना चाहता है तो वो दूसरे वाले को सैक्रिफाइस करेगा। मानते नहीं मानते हो? दोनों को इंक्रीज करने का मतलब है खर्चे का बढ़ना, और खर्चा वो कहां तक बढ़ा सकता है? जहां तक उसकी इनकम है, और वो कैसी है? लिमिटेड है। नहीं हुआ क्लियर? और क्योंकि वो 15 पहले ही वाई के खा चुका है तो वो वाई से काफी हद तक सेटिस्फाइड हो चुका है। बात समझ आ रही है? और जैसे ही वो 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, उतना वो वाई को कम से कम सैक्रिफाइस करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो एक्स को भी कंज्यूम कर रहा है वो एक्स से भी तो सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं समझ में आया? देखो लॉजिक है इसके पीछे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो 2 प्रॉपर्टी बनती है। पहले क्या बताना? इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकंड क्या बनती है? इट इज अ कॉन्वेक्स शेप। नहीं है? पीपीसी का शेप कैसा था? कॉन्केव। ये क्या है? कॉन्वेक्स। देख पा रहे हो? ये स्माइलिंग फेस बन रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसका शेप का नाम क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स शेप। अभी आंसर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, पीपीसी का शेप कॉन्केव क्यों था? नहीं, अब मुझे पूरी स्टोरी नहीं सुननी, एक सेंटेंस में आंसर दो। क्योंकि उसका एमओसी इंक्रीज होता था, सैक्रिफाइस का रेट हर बार बढ़ता था। अच्छा, अब सेम आंसर है यहां पर भी, उसका सेम ही आंसर है, बस एक वर्ड का फर्क आएगा। ये क्या बन रहा है? कॉन्केव। क्या बन रहा है? कॉन्वेक्स। क्यों बन रहा है? वहां पे सैक्रिफाइस का रेट बढ़ रहा था, यहां सैक्रिफाइस का रेट, पहले मैं एक्स का 1 पाने के लिए वाई का 15 सैक्रिफाइस करने को तैयार था, लेकिन जब मैंने सेकंड पर आया, जब मैं एक्स के सेकंड पर आया, अब मैं वाई का सिर्फ 10 यूनिट्स ही सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। यहां पे सैक्रिफाइस का रेट क्या हो रहा है? इसीलिए इसका शेप कैसा बना है? कॉन्वेक्स बना है। एमओसी में क्या था? एक एडिशनल पाने के लिए मुझे दूसरे वाले को और ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। दैट्स व्हाई पीपीसी का शेप कैसा था? कॉनकेव शेप था। बस में आ रही है? डाउट तो नहीं है? एक बार ध्यान से देखो। तो इतना करें आज के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस वाले कर्व की प्रॉपर्टीज, इस वाले कर्व का जो ग्राफ बना रखा है, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, क्योंकि बिना लिखे काम नहीं चलेगा। वरना आप देखोगे ये होगा मेरे ख्याल से आपकी इसमें भी बुक में, अगर आप इसको चेक करोगे बुक में होगा, लेकिन बुक में पढ़ के अगर आता, ढंग से क्लियर होता तो बात ही क्या थी? 10 में आ गया? बाद में करेंगे, चलिए।